बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं जी, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने कुछ उसको याद भी कर लिया होगा। चैप्टर 6 ही की कंटिन्यूशन चल रही है, जैसे कि लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पार्ट 2 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चैप्टर 6 के अंदर जो बातें हमने पढ़ी हैं, जिनको हमने चैप्टर 6 में कवर किया है, आपको मालूम है कि उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि परफॉर्मेंस से मुराद क्या है, ठीक है ना। फिर ये कितनी तरह की हो सकती है, हमने कहा जी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकती है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो सकती है। फिर उससे रिलेटेड कुछ अलाइड चीज़ें जो हैं उनको स्टडी किया गया। अब हम फर्दर सेकंड सेशन में उसके आगाज़ कर रहे हैं, पर्सन हु कैन परफॉर्म। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो परफॉर्मेंस के लिए कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन परफॉर्म कर सकता है और उसकी क्या सीक्वेंस होएगी। सबसे पहला नंबर 1, प्रोमिजर। प्रोमिजर हिमसेल्फ, यानी कि if a contract is of personal nature or it was agreed that promiser will be performed by promiser himself, then such person must perform by promiser। क्या मतलब कि अगर कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो सकते हैं, एक तो वही पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कर ही सिर्फ और सिर्फ पर्सन खुद ही कर सकता है ऑब्वियसली, जिससे रिलेटेड वही जो सिंगर वाली एग्जांपल्स और बाकी सारी चीजें लेकर जिन्हें हम चल रहे हैं। या इट वॉज एग्रीड, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जब तय हुआ कि ये काम आप खुद करेंगे, किसी और से नहीं करवाएंगे, तो फिर ये दो सिनेरियोज ऐसे हो गए कि जिसमें प्रोमिजर को खुद ही कॉन्ट्रैक्ट, ये तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसी है कि इसने खुद परफॉर्म करना है, लेकिन यहां आपने बाई कॉन्ट्रैक्ट बाउंड कर दिया कि यस आप खुद करेंगे ये काम। तो फिर इन दोनों सूरतों में तो परफॉर्मेंस आप ही करेंगे तो परफॉर्मेंस कहलाएगी, आपके अलावा अगर कोई और करेगा तो परफॉर्मेंस नहीं कहलाएगी। क्लियर हो गई बात जी। नंबर 2, प्रोमिजर्स एजेंट। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज दैट promise can either be performed by promiser himself or any other person employed by him, then such contract can be performed by the promiser himself or an agent employed by him। मसलन आपने किसी शख्स को कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में किसी शख्स को कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया है, तो जब आप ये काम दे ही रहे थे तो आपकी इंटेंशन भला क्या थी कि ये बंदा मेरा घर कंस्ट्रक्ट करवाएगा, किससे? खुद करेगा। इसने एम्प्लॉयज रखे होंगे, इसके मिस्त्री होंगे, इसके मजदूर होंगे, इसके इंजीनियर होंगे, इसका साइट मैनेजर होगा, एक कोऑर्डिनेटेड टीम होगी एंड दे विल वर्क। इसका मतलब है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? एजेंट परफॉर्म कर सकता है, उसके एम्प्लॉयज परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। हमने कॉलेज की बिल्डिंग को पेंट करने का ठेका दे दिया, एक बंदा आया और उसने, मेरे पास आया बेटा, एक बंदा आया और उसने कॉलेज की कोई पूरी बिल्डिंग पेंट करनी है, तो कोई बात नहीं है, कौन पेंट करे? वो खुद पेंट करे सारी बिल्डिंग? हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, उसने कोई अपने एजेंट रखे हुए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, वो ये काम कर दे, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट उसके एजेंट, उसके एम्प्लॉयज भी परफॉर्म कर देंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। बेटा आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, ये व्हाट्सएप कर दो ना, वहीं से उसको फिर वो, ठीक है ना, मुझे जीमेल करोगे, मैं उसके ऊपर आपको सेंड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, बस उस पर आपको मिल जाएंगे, वरना आपको फाइल ट्रांसफर नहीं हो रही। अच्छा जी, क्लियर हो गई बात जी। Number 3, legal representative. Means legal heirs. Unless contrary intention appears or the contract is of personal nature, on the death of the promiser, his legal representative can perform the contract. अच्छा, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको खुद ऑथराइज कर रहा है कि आप चाहें तो इस प्रोविजन को हमारी ना माने, लिख दें। कोई कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है, मैं किसी के साथ कोई बाइंग सेलिंग कर रहा हूं,
तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखूं कि यार ये मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर डेथ होगी तो मेरे वर्सा इसके जिम्मेदार नहीं है, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर। और अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर लॉ कह रहा है फिर लीगल हेयर्स इसके रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर है, ये तो असल में कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ही ऐसी है कि ये तो लीगल हेयर करना भी चाहेंगे तो करवाने वाला नहीं करवाना चाह रहा होगा, क्योंकि भाई आपको थोड़े बुलाया था। पर्सनल नेचर में तो जाहिर है कौन है, वही जो सिंगर हैं बड़े, जहां कोई भी ऐसी सर्विस जो पर्सनल नेचर के साथ अटैच है। आप अगर मेरे पास लॉ पढ़ने के लिए आए हैं या चंद दिन आपने अब मेरे साथ पढ़ लिया तो एक फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। ये नहीं है कि मैं कोई तोप हूं और कोई मेरे से अच्छा लॉ नहीं पढ़ा सकता, ऐसा हरगिज कोई दावा नहीं, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। कल पता चले कोई और शख्स लॉ पढ़ाने आ गया तो कहोगे नहीं सर हमने तो उनसे पढ़ना था, क्योंकि ये पर्सनल नेचर की सर्विसेज हो गई। इसके अलावा बाकी में अगर आपने लिखा नहीं है तो फिर हमेशा लीगल हेयर्स को ये ट्रांसफर हो जाया करेगा। क्लियर हो गई बात जी? इसका मतलब है अभी तक हमें क्या पता चला, प्रोमिजर खुद परफॉर्म कर सकता है, उसका एजेंट परफॉर्म कर सकता है, इन केस ऑफ डेथ वगैरह लीगल हेयर्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड पार्टी, विद द कंसेंट ऑफ प्रोमिजी अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपको पता है किसको कहते हैं हम? थर्ड पार्टी हम किसको कहते हैं? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका लेना देना कोई नहीं था, बट विद द कंसेंट ऑफ प्रोमिसी। एक थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, ठीक है, एक थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया और इसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, किसने? प्रोमिसी ने। When the promisee accept performance of the promise from a third party, he cannot afterward enforce it against promiser. क्या मतलब हुआ? दो लोग रोड साइड पर ना बहस कर रहे थे, झगड़ रहे थे। एक शख्स शायद बैठकर आया था उसकी गाड़ी पर, कोई उबर सर्विसेज पर, कोई रिक्शे पर, कोई ऑटो पर, और वो कह रहा है जी 500 रुपया बनता है और ये कहता है जी 300 रुपया बन रहा है। अब इन दोनों की आपस में बहस हो रही है, इन दोनों की आपस में बहस हो रही है। जी मैं क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर तक आपको कॉल कर रहा हूँ। तो अब बहस हो रही है और शायद ये मरने मारने पे उतरे हुए हैं। एक बंदा पास से गुजर रहा है, वो कहता है यार क्यों लड़ रहे हो? कहता है यार ये मसला। वो कहता है यार ये लो 200 रुपया तुम जाओ। अब ऑटो वाले ने इससे ले लिए पैसे, ये बेचारा इसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर चला गया, तो फिर कहाँ निकालो पैसे? मैं कहा किस चीज़ के पैसे? मैं कहा तुमने मेरे 500 देने हैं, तुमने 300। कहता यार वो दे तो गया। कहता वो तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट था, उसके पैसे मेरे का आगे इसका तो कोई ताल्लुक नहीं। लॉ ये वाली बात कर रहा है, व्हेन प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, देन वो इससे पैसे नहीं रिकवर कर सकता। अगर उसने स्ट्रेंजर की परफॉर्मेंस, हाँ वो कहता है सर आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप जाइए। तो अब लॉ ये नहीं कह रहा कि नहीं आप क्योंकि वो दे रहा था उससे लिए नहीं, अब इससे भी नहीं ले सकते। नहीं नहीं, अभी इससे ले सकते हैं। नहीं, इनोवेशन से नहीं, अब हम इसे लिंक कर रहे हैं। हम इसे जरा पहले यहाँ परफॉर्मेंस से लिंक करते हैं पहले, फिर इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन में अभी लिंक नहीं करते, पहले हम इस बात को समझ लें कि लॉ यहाँ, लॉ की इंटेंशन क्या है। यहाँ पर लॉ ये कहना चाह रहा है अगर प्रोमिसी किसी स्ट्रेंजर से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले तो फिर जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है अब उसको सू नहीं कर सकता। अगर एक्सेप्ट कर ले, और अगर ना करे तो फिर तो कर सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात लिखी है, अब पढ़िए दोबारा इसको। With the consent of the promisee, a contract can be performed by a third party. When promisee accept performance of the promise from third party, he cannot afterward enforce it against the promiser.
कोई एक बच्चे से फीस लेनी थी, कोई एक शख्स आया, पैसे उसके जमा करा के चला गया, बच्चे का भी जानने वाला नहीं है, कॉलेज का भी जानने वाला नहीं है, कॉलेज ने उस बच्चे के नाम पे पैसे ले लिए। अब क्या बच्चे को बाहर रोक के कहा जा सकता है कि यार वो तो भाई पता नहीं कौन दे गया था, तुम निकालो पैसे, तो हमने तुमसे लेने थे, पढ़ा तो हम तुम्हें रहे? नहीं कहा जा सकता। क्लियर होगी बात जी? नाउ जी, ज्वाइंट प्रोमिजन, इसका मतलब है जब ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट है, कई लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स इन केस ऑफ सेवरल प्रोमिजर्स द फॉलोइंग पर्सन मस्ट परफॉर्म द प्रोमिस। प्रोमिजर ज्यादा हैं, जिन्होंने परफॉर्म करना है ये एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना। नंबर 1, ऑल द प्रोमिजर ज्वाइंटली इन केस ऑफ ऑल प्रोमिजर्स आर, अगर वो जिंदा हैं तो सबने मिलकर ही परफॉर्म करना, ठीक है। नंबर 1, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रोमिजर ज्वाइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिजर, और अगर फर्ज किया 3 लोग हैं, एक मर गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी के 2 लोग, इन्होंने मिलकर परफॉर्म करना, और अगर तीनों ही मर गए हैं तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ला ने सारी बातें लिखी हैं, ठीक है ना। अगर सब जिंदा हैं तो सबने मिलकर, किसी एक की 2 की डेथ हो गई है तो जिस जिसकी डेथ हो गई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा है उन्होंने मिलकर, और अगर खुदा न खास्ता सारे ही जिंदा नहीं है तो फिर सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर परफॉर्म करना है। क्लियर होगी बात जी? कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5। कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रोमिजर हिमसेल्फ, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर होगी बात? ओके। कौन कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? ये उसका रिवर्सल साइड है, उसका मिरर व्यू है, क्योंकि एग्जामिनर सम टाइम रिवर्स करके पूछ लेता है। शायद बुक में आपको ये बात लिखी हुई नजर ना भी आ रही हो। हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस? तो अब ये रिवर्सल हो गया, प्रोमिजर की जगह कौन आ गया? प्रोमिसी आ गया, एजेंट आ गया, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, थर्ड पार्टी आ गया, ठीक है। इसके देखते हैं भी क्या है। और ज्वाइंट, 1 by 1। प्रोमिसी, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली अ प्रोमिसी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द promise. If the intention of the party is that performance can be demanded from any person authorized by promisee, then performance can be demanded by promisee. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा हुआ तो ओनली, ठीक होगी ना बात। अगर इसके अलावा कुछ है तो फिर लिखा होना जरूरी है। लीगल रिप्रेजेंट, until unless contrary intention appear from the contract or contract is of a personal nature, on death of the promisee his legal representative can demand। वो कह रहा है ये बाय डिफॉल्ट है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो इनहेरिटेंस के तहत आ ही जाएंगे ना बीच में, इसके लिए लिखा होना जरूरी नहीं। इसके लिए ना ये लिखा हो कि जी मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, फिर है। अगर ये नहीं लिखा तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हर केस में आ जाया करेंगे। अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, तो फिर डेथ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद ही इन हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? मिस्टर ए ने पेमेंट दी हुई है, घर उसको ट्रांसफर होना था किसी एक डेट पर, उससे पहले खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव दूसरी पार्टी से परफॉर्मेंस क्लेम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यही बात यहां लिखी हुई नजर आ रही। थर्ड जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेथ के केस में या अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई भी ऐसी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए जब वो खुद इनकम्पिटेंट हो जाए, फिर आ सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड पार्टी, a third party can also demand the performance of the contract in some exceptional cases, like beneficiary in case of trust or the person for whose benefit the provision is made in family
अरेंजमेंट्स। क्या मतलब? वो कहता है कि असल में थर्ड पार्टी वैसे तो नॉर्मली तो नहीं डिमांड कर सकती। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस 2 का जिक्र हो गया कि अगर वो कोई बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट है तो फिर वो डिमांड कर सकती, थर्ड पार्टी भी आकर डिमांड कर सकती है, या कोई ऐसा फैमिली मैटर, कोई फैमिली अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें वो भी बेनिफिशियरी है, फिर डिमांड किया जा सकता है। अभी हम आगे एग्जांपल्स देखते भी हैं। फिर ज्वाइंट प्रोमिसेस, अगर इस एंड से एक से ज़्यादा, पहले उस एंड से एक से ज़्यादा लोग थे, अब इस एंड से एक से ज़्यादा लोग हैं। In case of several promisee, unless a contrary intention appear, the performance can be demanded. All promises jointly in case all the promises are alive. और अगर एक मर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर सारे मर गए हैं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। Who can demand performance? क्लियर होगी बात? Who can perform? Who can demand? क्लियर? आगे चलते हैं। पर्सन हु कैन परफॉर्म, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। प्रोमिसर वाली एग्जांपल आ गई। आरिफ प्रॉमिस टू मैरी बसमा। आरिफ मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली। मतलब आप उसके दोस्तों के जी मैं थर्ड पार्टी समझ आ गई ना बात? आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल इतना ही पढ़ना काफी हो गया, आपको समझ आ गई है। आगे चलते हैं। प्रोमिसर्स एजेंट। आजम प्रोमिसेस टू पे बाबर अ सम ऑफ मनी। बाबर्स एजेंट मे परफॉर्म दिस प्रॉमिस बाय पेइंग दी मनी टू बाबर। आपका एजेंट जाके प्रॉमिस पे कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की फीस जमा करानी है, मेरा कोई भी एजेंट, कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके फीस जमा करा दे, तो ये तो नहीं है कि वो फीस पे नहीं हुई। आपके फादर हैं या उनका कोई एजेंट है या ऑफिस का कोई बंदा है, कोई भी बाहर आकर फीस जमा करा दे तो वो तो पे हो जाएगी ना। रिप्रेजेंटेटिव। आजम promises to deliver good to Babar on certain day on payment of ₹1000. Azam dies before that day. Azam representative are bound to deliver the goods to Babar, and Babar is bound to pay 1000 to Azam representative. क्या कह रहा है? नहीं फौरन नहीं कर रहे, उसके बाद ऑन सर्टेन डेट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, जनाजे के बाद की बात हो रही है, पहले की नहीं हो रही। और अगर आपने अपने मामलात ज़िंदगी में सीधे ना रखे हो तो फिर जनाजे भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये बड़ा एक मतलब दिल दुखाने वाला वाक़या हुआ था ना, ये जब ईडन वाला, ये जो ईडन सोसाइटीज़ वाले मालिक का डेथ हुई तो लोगों ने उसको दफनाने ना देने पे, मतलब उसे बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे, तो लोगों ने एहतजाज किया कि हम इसे दफनाने नहीं देंगे, हम इसको जनाजा नहीं पढ़ने देंगे। फिर आज तक उसकी कब्र के ऊपर पैरा बिठाया। वो ये नहीं कि वो कोई बड़ा आदमी है, लोग भी कहते हैं उसकी कब्र में से भी इसको निकाल के बाद सड़क पे रखेंगे। तो अगर ज़िंदगी में मामलात ना हो तो जनाजे भी इतने आसान काम नहीं है। अच्छा जी, थर्ड पार्टी कामरान borrow ₹200,000 from Babar and promised to repay within a month. Akmal, the father of Kamran, paid 200,000 to Babar. Kamran is discharged from his, कोई भी, या फादर होना भी जरूरी नहीं था, एनी पर्सन, एनी थर्ड पार्टी मीन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं था यहाँ, बल्कि फादर हम हटा दें तो ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, अदरवाइज आपको लगेगा कोई रिलेशन में से आ जाए। रिलेशन मुराद नहीं है, एनी थर्ड पार्टी मीन stranger to the contract. Joint promisor. Azam and Babar jointly promised to repay a loan of ₹10,000 on a specified date. Azam dies before that specified day. Azam representative jointly with Babar must perform the promise on the specified day. और फिर इसी तरह दूसरा, और ये बात समझ आ जाएगी आपको। Rules regarding performance of joint promise. Joint and several liability, ये लफ्ज हम आगे पार्टनरशिप में बहुत इस्तेमाल करेंगे। ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, इस पहले इस मफहूम को समझते हैं थोड़ा सा कि इस बात का क्या मतलब होता है।
तीन लोग हैं, ए बी सी, इन्होंने मिलकर, ये कोई पार्टनर है, इन्होंने मिलकर कोई काम किया और कोई लोन लिया किसी शख्स से। वो लोन लेकर शायद इन तीन लोगों ने ज्वाइंटली वो लोन लिया था। इसने 5,000 रुपया उसमें से लिया, इसने 2,000 रुपया लिया और इसने 3,000 रुपया लिया। इसका मतलब है कितना टोटल लोन लिया था? 10,000। ये ज्वाइंट लोन लिया और ऐसे आपस में आकर डिस्बर्स कर लिया। लेकिन जिस बंदे से लोन लेने गए थे उससे कहा जी हम तीनों को ये लोन चाहिए, कितना? 10,000 रुपया। नाउ दे हैव ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। ज्वाइंट का मतलब है तीनों की मुश्तरका है लायबिलिटी। सेवरल का मतलब है अगर कोई एक भी पकड़ा गया तो बाकी दो की लायबिलिटी भी वही पे करेगा। पार्टनरशिप में ऐसे ही होगा, आगे पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो इस बात को डिटेल में भी चलेंगे। ज्वाइंट एंड सेवरल का मतलब है अगर तीनों मिलकर देंगे तो हमारी लायबिलिटी यही है, आप अपने पैसे दे दें, मैं अपने दे दूं, मैं अपने दे दूं, जाकर उसको 10,000 रुपया दे दें। अब हम भाग गए, हमने फ्रॉड किया, हम भाग गए। अब इनमें से कोई एक बंदा हाथ चढ़ गया, ये वाला बंदा। सेवरल लायबिलिटी का मतलब है इसी से 10,000 रिकवर करें ताकि ये बंदा तो फारिग हो जिससे पैसे थे। हाँ, इसको ला कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आपके पार्टनर ही है ना, आप इनसे जाके ले लेना पैसे। ये नहीं कह रहे कि आपके गए तो आपके जिम्मे पड़ गए, आप इनसे ले लेना और अगर नहीं देते तो आपके पार्टनर हैं। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट एंड सेवरल। कर सकता है, पार्टनर को सू कर सकता है उनको पे करने के बाद। उनको पे करने के मतलब जो पकड़ा गया पहले अमाउंट उससे रिकवर करेंगे, बाकी मामला उसके बाद चलेगा। ये मुराद है ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। व्हेन जी, वो एक अलग बात है ना, रिकवर हो सकती होगी तो होगी ना, और अगर नहीं हो सकती होगी जितने होंगे उतने रिकवर कर लिए जाएंगे, उसके बाद उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे। When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel anyone or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. और अगर आपने लिख दिया तो फिर तो सेवरल लायबिलिटी रही नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली जब हम एज ए पार्टनर, एज ए ज्वाइंट कोई काम करते हैं तो हमारी लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? ज्वाइंट एंड सेवरल। ज्वाइंट एंड सेवरल का मतलब यही है, एक आदमी पकड़ा जाए बाकी दोनों की लायबिलिटी देगा, या दो पकड़े गए तो इनको मिलकर सी की भी लायबिलिटी देनी पड़ेगी, बाद में सी से रिकवर कर लेंगे। क्लियर होगी बात जी? ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। राइट टू क्लेम, अब उसका जिक्र आया कि वो बेचारा जो फंस गया था, अब उसका क्या राइट है। ईच ऑफ टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर मे कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द, अनलेस अ कंट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? किसको? जिन्होंने नहीं दिए पैसे उनको कंपेल कर सकते हैं। एक ने सारे दे दिए तो बाकी दो को कंपेल करेगा कि भाई मेरे पैसे निकालो। और अगर वो नहीं दे रहा, वो एक बंदा तो भाग गया, मुल्क से भाग गया, शेयरिंग ऑफ लॉस इन, इफ एनी वन ऑफ टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। कौन सी कंट्रीब्यूशन? जिसका ऊपर जिक्र हो रहा था। एक बंदा पे कराया, उसके बाद the remaining joint promiser must bear the loss arising from such default in one share। क्या मतलब? फर्ज करें 10,000 रुपया ए और बी से रिकवर हो गया, सी का बचा गया, सी तो भाग गया हुआ, तो 3,000 का लॉस हुआ, 1,500 इसको पड़ गया, 1,500 रुपया इसको पड़ गया।
क्लियर होगी बात? जब हम कोई काम ज्वाइंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्या होती है? ज्वाइंट एंड सेवरल। इसका मतलब क्या है? कोई एक बंदा जाकर क्लेम कर दे दे तो उसका राइट है, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। किन से? बाकी लोगों से, लीगल राइट है उसका। लेकिन अगर वो दूसरा बंदा ना ही दे रहा हो और लॉस हो जाए, भाग जाए, कुछ भी मसला हो जाए, तो फिर क्या होगा? शेयरिंग ऑफ लॉस इन कंट्रीब्यूशन। कैसे? क्लियर होगी बात? रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट promiser where two or more person having made a joint promise, a release of one of such joint promiser by promisee does not discharge the other joint promiser or joint promisers, neither does it free from joint promiser to release from responsibility. अच्छा, पहले मैं इसको समझा दूं फिर आपको समझ आएगी। ये जो मिस्टर टी था ना, जिसने पैसे दिए थे, आप पैसे नहीं दे रहे थे, इसने उठा के केस किया। केस में लिखा कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने मेरे 10,000 रुपया देना है, मुझे पैसे दिलवाए गए। सी को उसने पार्टी नहीं बनाया। इसे कहते हैं रिलीज कर देना। ठीक है? कोर्ट ने इनको नोटिस दिया, इनसे पैसे रिकवर किए। अब ए और बी का क्या स्टेटस है? वो कहते हैं वही स्टेटस है जो पहले है। इसको ये इख्तियार नहीं है कि ये किसी को रिलीज कर दे, कुछ कर दे। ये तो इनके पैसे हैं, अब इससे लेने हैं इन्होंने, ये कैसे रिलीज कर सकता है? यही बात यहां लिखी हुई है, रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। अगर किसी एक को रिलीज कर दें तो इससे उसका राइट नहीं खत्म हो गया, वो आपस में एक दूसरे से पैसे अपना लेन देन उसी तरह ही करेंगे जो ये दो बातें ऊपर लिखी हुई है। Where two or more person having made a joint promise, a release of one of such joint promiser by promisee does not discharge, promisee T, ठीक है, does not discharge the other joint promiser or joint promiser, neither does it free from joint promiser or so release from responsibility to the other joint promiser or joint promiser. क्लियर होगी बात? यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अदालत में जाते हैं, अगर हम किसी को पार्टी ना भी बनाएं और पीछे आप लोग ज्वाइंट प्रोमिसर थे, तो आपका स्टेटस वही रहेगा। उस बंदे के पार्टी बनाने या ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात क्लियर हो गई है? डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट, where a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint life and after। भी आगे फिर वही बात आ गई कि जब तक जिंदा है फिर दोनों, वरना एक मर गया तो एक का लवाइकीन, दोनों मर गए तो दोनों के लवाइकीन। कोई बात समझ आई है? अच्छा जी, अब इनकी एग्जांपल्स आनी शुरू हो गई। ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज, ज्वाइंट एंड several liabilities. Azam, Babar and Saklan jointly promised to pay dower rupees 3,000. Dower may compel either Azam, Babar, Saklan to pay him 3,000. जो हाथ लगे उससे रिकवर कर सकता है वो। Right to claim, Azam, Babar, Saklan jointly promised to pay dower 3,000. Saklan is compelled to pay the whole. अब किसने पैसे पे कर दिए? आजम is insolvent means पैसे नहीं हैं, but his assets are sufficient to pay 1/2 of debt. Saklan 1/2 उसके हिस्से में आए कितने थे? 1000 में से 500 आ गए, but his assets are sufficient. Saklan is entitled to receive 500 from Azam estate and 1250 from Babar. दोनों को फिर 1250 आ जाएंगे दायरा।
500 तो उधर से मिल जाएंगे, बाकी 2500 बचे तो दोनों को आधे आधे देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? ये मैथमेटिकली बात समझ आ गई ना अब हमें? ओके जी। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, अगरचे ये यहीं एक्सप्लेन हो गई है। अभी 500 का लॉस हुआ है ना, तो वो यहां भी एक्सप्लेन हो गई है, ये बात यहीं से भी एक्सप्लेन हो गई है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिस। Azam, Babar and Saklan jointly promised to pay Davar 3,000. Davar releases Azam from his liability and sue Babar and Saklan for payment. उसने जो दावा किया किनको पार्टी बनाया? बाबर एंड सकलैन को पार्टी बनाया। Here neither Babar and Saklan are released from their liability to Davar, nor is Azam released from his liability to Babar and Saklan for contribution. क्लियर हो गई बात जी? जो कुछ पढ़ रहे थे सारा क्लियर हो गया? Devolution of joint rights. Azam, in consideration of rupees 5,000 lent to him by Babar and Saklan, promised Babar and Saklan jointly to repay them the sum with interest on a day specified. Babar dies. The right to claim performance rests with the Babar representative jointly with Saklan during Saklan life, and after the death of the Saklan with the representative of Babar and Saklan jointly. क्योंकि कह रहा है मर तो जाने ही है, ज़ाहिर है पैसे देने तो किसी ने है नहीं। ठीक है ना? बात समझ आ गई है जी? जी, दोनों लोग आ गए। बात क्लियर हो गई है जी? दोबारा से रिवाइज करते हैं जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सन हु कैन परफॉर्म, कौन कौन परफॉर्म कर सकता है। तो कितने लोग नजर आए? पांच केसेस नजर आए। ठीक है, कौन परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है, ये बात हमें नजर आ गई। अच्छा, अब अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो लाइबिलिटीज का जिक्र आना शुरू हुआ, तो फिर लाइबिलिटी का जिक्र हो गया कि कौन कौन पर्सन जो है वो लाइबल होगा। फिर वही 5 केसेस बनते हुए उसी तरह नजर आ गए। क्लियर हो गई बात जी? तो ये एक हमारा एरिया जिससे हमें ये सारा काम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था। नाउ अब एग्जांपल आगे जी, जरा पढ़ते हैं। क्या हुआ, क्या जरा सिनेरियो समझें क्या है। बिन्यामीन बारोड रुपीज 1 मिलियन। 1 मिलियन किससे बारो किया है? हातिम से और ताहिर से। ओके, विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग। बोथ हातिम एंड ताहिर आर अलाइव ऑन ड्यू डेट। हातिम जाए जाके पैसे ले ले, या ताहिर जाए जाके पैसे ले लें। दोनों इकट्ठे होंगे, यानी इकट्ठे जाना मुराद नहीं है, यानी दोनों इकट्ठे उससे कह रहे हैं कि पेमेंट कर दें। हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस unless a contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests with Hatim and Tahir jointly. यही पढ़कर आए ना? अच्छा जी, तो अब एक बंदा मार देते हैं। किसको मारें? हातिम मर गया जी। हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट। हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हातिम विद आफ्टर द डेथ ऑफ हातिम विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हातिम ज्वाइंटली विद ताहिर। दोनों को ही मार देते हैं। बोथ हातिम एंड ताहिर डाई बिफोर ड्यू डेट, तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर भेज जाए वेरी गुड, मसला आसान हो जाए। अगर अच्छा चले, अच्छा हो गया आपने बात करी। अच्छा, अब जरा अच्छा हो गया, आपने तो मजाक किया लेकिन उससे यहीं पे अमेरिका का 2 स्लाइड पढ़कर आए हम।
हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, हु कैन परफॉर्म, हु कैन डिमांड। अगर बिनयामीन मर जाता तो क्या होता? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना? कोई तो होगा ना, और अगर कोई नहीं है तो बस ठीक है, फिर कोई नहीं है, माफी होगी। फिर आखिरत, फिर आखिरत। आगे चलिए, आगे चलिए। बात क्या हो रही है, पहले अंग्रेजी को उर्दू में कन्वर्ट करके समझ लें। कौन, किसने लोन लिया है, किससे लिया है, कौन मर गया है, ये पहले बातें अपने दिमाग में दोबारा, तेजी से पढ़ते हुए नहीं चलना, दोबारा से इसको एनालाइज करके आपने पेपर पे देख लिया है कि ताकि सिनेरियो तो नहीं गलत रीड कर रहे हैं, फिर पढ़ लें एक दफा दोबारा। किसने लोन दिया है? सुहेल ने, इन्होंने तो लोन दिया है। किसने लोन लिया है? इन्होंने लोन लिया है। ठीक है ना? पहली बात। मर कौन गया है? एक ही बात है, इंसॉल्वेंट। ओके, इंसॉल्वेंट कौन हो गया है? जिन्होंने लोन लिया हुआ था, वापस करना था। इनमें से लेला जो है ठीक है ना, इनमें से जो लेला है ना, ये इंसॉल्वेंट हो गया, यानी इसका नाम कुर्बानी वाले लेलो में आ गया। ठीक है ना? नहीं नहीं, मैंने दानिस्ता। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि मोहसिन ने क्या किया, एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल एंड अफा। अब क्या हुआ? विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल, अफाक वांट मोहसिन टू रीपे फुल अमाउंट टू हिम। पहली बात, जरा वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। क्या मोहसिन से सारे पैसे मांगे जा सकते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, जितना सवाल पूछा उसका जवाब। क्या मोहसिन से सारे पैसे मांगे जाते हैं? अगर ये दोनों मिलके मांग रहे हो तो बिल्कुल मांगे जा सकते हैं, सेवरल लाइबिलिटी की वजह से। क्या इनमें से कोई एक बंदा किसी से पैसे मांग सकता है? नहीं मांग सकता। ठीक है ना? लॉ को जरा समझने के लिए उसको इलाज उला के सवाल को देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अगर ये दोनों सिर्फ मोहसिन को अप्रोच करें कि पैसे दो, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। उसकी वजह क्या है? ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। लेकिन इनमें से एक बंदा कौन है? सुहेल। अफाक मांग रहा है। अफाक चाह रहा है कि मोहसिन को बगैर बताए सारे पैसे मुझे दे दो। हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस? ठीक है ना? बात समझ आ गई? ये ज्वाइंटली क्लियर हुई? अब आइए जी, अफाक alone cannot compel मोहसिन टू मेक पेमेंट अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम। इसका क्या मतलब है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई हमारे में से जो मर्जी आए आप उसे पैसे दे दें, ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों आए हैं नहीं आए हैं, दोनों की इंटेंशन है, दोनों की इंटेंशन नहीं है, ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इसका ये मतलब हुआ जी। अच्छा जी, दोबारा देखिए। Ashfaq alone cannot compel Mohsin to make payment unless contrary intention appear from the right to claim performance rests with all promisee jointly and a single promisee cannot demand performance.
क्लियर होगी बात? सेकंड क्या कह रहा था? व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन इफ ही रीपे फुल अमाउंट? एक तो इंसॉल्वेंट हो गया। मोहसिन मे कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर टू contribute equally with himself to the performance of the promisee unless contrary intention appear. Therefore, Faizan must share loss arising from default of Laila equally with Mohsin. ठीक है ना? पहले हमने सही बात लिख दी, लॉ की प्रोविजन लिखी, फिर हमने इंसॉल्वेंट वाली बात को बीच में कहा और फिर हमने कहा कि जो लैला का नुकसान हुआ है, ठीक है ना, वो भी इक्वली हमें करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? ओके, तो इस तरह के छोटे छोटे सवालों के जवाब देंगे, पक्की बात है? लिख कर देख रहे हैं घर जाके? अब यह सदरा हल्की हुई है, लिख कर देख रहे हैं घर जाके? अगर नहीं देख रहे तो जरूर देख लें। आप एक पेपर सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है ना, और यकीन जाने लॉ पास करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि आप सिर्फ एक पेपर दे रहे हैं। मैक्सिमम टाइम आप लॉ को दे सकते हैं, लिख कर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लॉ के अंदर हमें इतने शॉर्ट टाइम में लॉ का पेपर देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, ये और 4 लेक्चर के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे। बिकॉज 4 लेक्चर के बाद, 5 लेक्चर के बाद मैं अनाउंस करूँगा कि 50% ऑफ द सिलेबस ओवर हो गया। Then you have to decide, ठीक है ना। हम आपसे कोई गेमिंग नहीं कर रहे थे, कोई ये नहीं कह रहे थे। अच्छा, और मजे की बात, कौन सा पोर्शन खत्म हो गया? कौन सा पोर्शन खत्म? मुश्किल वाला खत्म हो जाएगा, मुश्किल वाला खत्म हो जाएगा, इसके बाद आसान वाला रह जाएगा। यानी लॉ का जो मुश्किल एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, सो कॉल्ड मुश्किल है, सो कॉल्ड मुश्किल है। प्रॉब्लम क्या है? बच्चे घर जाकर लिख कर नहीं देखते। राइटिंग स्किल इज द कोर प्रॉब्लम एरिया। इसलिए आप लिख लिख कर देख रहे हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है, और अगर लिख लिख कर नहीं देख रहे तो फिर काम खराब है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसी तरह आप कुछ और सेक्शन एग्जांपल्स नजर आएंगी जिनको जाहिर है आप देख सकते हैं और आगे चल सकते हैं। यार ये बस की आवाज़ किसने लगाई थी? नहीं, अभी हमने पढ़ना है, हम इसे दोबारा ओपन होने का इसका इंतज़ार करते हैं। यार इसको ऑफ कर लें 1 मिनट के लिए। अच्छा जी, अब हम आए टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। हमने कहा बेटा शोर बंद कर दें। where the time, manner and place are prescribed by promisee, the performance of contract must be at the specified time, manner and place। यानी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अगर उसमें हमने ये 3 चीजें मेंशन कर दी कि कब परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, तो फिर जाहिर है आपको पता है ना कि परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। इसका मतलब है जो कंडीशन है अब आप उसमें ऐड कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उसके मुताबिक ही एज पर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही ये सारा काम कर रहे होंगे। अब टाइम मेंशन करने में क्या बात है? सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी, यानी मुराद क्या हुआ? डे तय हो गया और ये नहीं कहा कि यार आप मुझे बताना फिर मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। मुझे अभी क्लास के दरमियान एक कॉल आई, मैंने उसे कहा कि यार मैं क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ग्लासेस बनने के लिए किसी शख्स को दी हुई थी, उसे मैंने कहा कि यार जब तैयार हो जाए तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कब आना। बात समझ आ रही? सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, मतलब बताना नहीं, आप ला के डिलीवर कर देना जी। 15 तारीख को आपने डिलीवर करनी है। कहता जी मैं आने से पहले कॉल कर लूं? उन्होंने कहा नहीं, कॉल करने की जरूरत नहीं, आपने डिलीवर कर दी।
एप्लीकेशन टू बी, नो एप्लीकेशन टू बी मेड का मतलब है अब कोई राबता नहीं करना, बल्कि तय हो गया कि इस टाइम पर इस प्लेस पर आपने चीजें डिलीवर कर देनी है। जैसे कोरियर हो गया, बिल्कुल कोई भी एग्जांपल हुई, आपने डिसाइड कर लिया कि यार इस तारीख को आप डिलीवर कर देंगे। नॉर्मली उसने पूछा सर मैं कॉल करूं आने से पहले, उसने कहा यार कॉल की जरूरत नहीं, बस हमारा तय हो गया, आप डिलीवर कर दें। बस जैसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन से इसको बात करें, हमने कॉलेज में कोई बेंच कोई चीज़ बनने के लिए दी, उसे कहा 15 तारीख को डिलीवर कर दें, तो उसे आने से पहले कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस टाइम में आए आकर डिलीवर कर दे। Promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken the to perform it without application by the, यानी अब प्रोमिजी से पूछना नहीं है या प्रोमिजी ने कहना नहीं है। रूल क्या है? द प्रोमिजर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड द प्लेस एट विच द परफॉर्मेंस ऑट टू बी परफॉर्म्ड। उस दिन आप परफॉर्म कर दें उसको, अगर डे तय हुआ था, और अगर टाइम तय हुआ था 12 बजे तो फिर 12 बजे, फिर 1 बजे तो फिर 1 बजे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे था कि अब दोबारा हमने एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं करना था। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे था सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड एप्लीकेशन टू बी मेड, आपस में राब्ता करना था। जैसे अभी कुदरती वो ग्लासेस वाला मुझे कॉल कर, आपस में राब्ता हमने करना था। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिजी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स। अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा दायर, क्योंकि डिसाइड आपने ये किया हुआ। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उसी वक्त डिसाइड होगा ना कि दोबारा आपस में राब्ते में आएंगे या बगैर आए बस ये चीज़ आपको डिलीवर कर दी जाएगी। आपने किसी KFC को, मैकडोनल्ड को कहीं कॉल की डिलीवरी के लिए, ठीक है, क्या मतलब है इसका? अब दोबारा वो आपसे पूछें कि भाई ले आए, खाना तैयार हो गया, ले आए? नहीं, अब वो यहाँ फॉल कर रहे हैं। अब टाइम स्पेस फौरन डिलीवर कर दें। बात समझ आ रही है? नॉर्मली आप जब ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं तो जब आप ऑर्डर करते हैं पहले ही कहते हैं जी हमारा बंदा आपसे कंफर्म करेगा, अभी इधर फॉर्म कर दे कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी इंटेंशन क्या है। अब बराह रास्त डायरेक्टली परफॉर्म होगा या परफॉर्मेंस से पहले कोई एक दूसरे से राब्ता किया जाएगा। ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी। नाउ अब छोटी सी एग्जांपल्स आ गई नहीं दोनों की। आजम प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एट बाबर्स वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी। आजम ब्रिंग द गुड्स टू बाबर वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स ऑफ। क्या परफॉर्मेंस हो गई है? ऑब्वियसली नॉट। गुड्स आर नॉट रिसीव्ड। आजम हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। Adil ordered decorations to be installed on 17th August on occasion of his daughter's birthday. Adil must apply for performance and specify proper time and place for the decoration to be installed. आप गुजरते गुजरते किसी कोई डेकोरेशन वाला आपको नज़र आ गया, आपने कहा यार मेरे बेटे की या बेटी की बर्थडे है, मुझे वहाँ पर ये डेकोरेशन करवानी है, बताओ क्या रेट होगा, कैसे होगा। सारी चीज़ें तय हो गई। फिर आपने से कहा ओके यार हमारा ये रेट तय हो गया, मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा आपने किस दिन इंस्टॉल करना है। तो जाहिर है ये उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ आ गई? अच्छा जी। टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन टाइम इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, और अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड ना हुआ। पहले हमने बातें की हैं जहां टाइम प्रिस्क्राइब्ड था, अब आ गई कि जहां टाइम, प्लेस और परफॉर्मेंस not prescribed by promisee. When time is not prescribed by promisee, the contract must be performed within a reasonable time, on a working day and within a usual hours of business. The question,
what is reasonable time in each particular case is a question of fact. अब ये जरा एक लफ्ज़ याद रख लें, when we talk about it is a question of fact, इसका मतलब होता है the court will decide, ठीक है, the court will decide कि फिर क्या reasonable है. बात समझ आ रही है? जब हम कहते हैं इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इसका मतलब है फिर जज साहब देख लिया करेंगे क्या रीजनेबल टाइम है. मसलन आपने किसी शख्स को फर्नीचर बनने के लिए दिया और टाइम डिसाइड नहीं किया कितने अरसे में दे दोगे. अब आप कह रहे भाई फर्नीचर दे दो यार, दे दो, कहते दे देते हैं. आपने पैसे भी दिए हुए, अब आप अदालत चले गए, अदालत में जाकर देखा जी कहीं टाइम लिखा मैंने कब तक देना था, हमारे तो आपस में टाइम ही कोई नहीं तय हुआ. तो जज विल डिसाइड व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इन दिस सिनेरियो. मुझे लगता है ये रीजनेबल टाइम और आपने पिज्जा डिलीवर का कहा था और वो लेट हो गया, इसके रीजनेबल टाइम में फर्क आ जाएगा ना, केस टू केस. बात समझ आ रही है ना? इसका मतलब है सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस जज साहब खुद डिसाइड कर लेंगे कि इस सिनेरियो में रीजनेबल टाइम कितना था. बात समझ आ गई? जब हम कहीं ये लिख देना इट इज अ क्वेश्चन ऑफ, इसका मतलब होता है जज साहब डिसाइड करेंगे. ये वेरी कर सकता है, फर्नीचर बनने दिया था तो कुछ और जज साहब डिसाइड कर दें, आपने कोई गारमेंट स्टिचिंग के लिए दिए थे कुछ और कर दें, पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था कुछ और कर दें. तो ऑब्वियसली सिनेरियो को देखकर पता चलेगा. क्लियर होगी बात? व्हेन प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द प्रोमिस. क्या लिखा हुआ है जी, कहां से शुरू हुआ? In the contract must be performed at the proper place, for example warehouse or this. The question what is proper time and place in each particular case a question of fact. Generally the promisor must ask the promisee where he would like the contract to be performed and to perform it at such place. क्लियर होगी बात? यहां भी हमने उसको क्या बना दिया, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बना दिया. इसका मतलब भी क्या हुआ कि अगर कुछ आपस में डिसाइड नहीं किया तो कोर्ट विल डिसाइड कि फिर रीजनेबल क्या है. ठीक है ना? मसलन हम गाड़ी का एक सौदा कर रहे हैं, हमने यहाँ पे गाड़ी का सौदा कर लिया, सारा कुछ हो गया. उसने कहा जी ठीक है अब आप मुझे पैसे दे दें, मैं शाम को गाड़ी पहुँचा दूंगा आपको. मैंने कहा जी ठीक है, डन हो गया, पैसे दे दिए, चले गए. टाइम नहीं डिसाइड, वो नहीं डिसाइड हुआ, प्लेस नहीं डिसाइड हुई. शाम को उसने फ़ोन करके कहा जी आ जाएं जी, गुजरांवाला गाड़ी डिलीवर कर दें. बात समझ आई? नाउ जज साहब विल डिफाइन कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लाहौर बैठे हुए हो रहे थे और यहाँ पर उस वक़्त ये डिसाइड हुआ कि ओके जी बाद में आप बता दीजिएगा, तो अब रीज़नेबल प्लेस क्या है? क्या लाहौर की कोई रीज़नेबल प्लेस है या गुजरांवाला है या कराची है या इंडिया में कहीं पहुँचानी है? तो ये अब फिर जज साहब विल डिसाइड. क्लियर होगी ना? सिनेरियो देखकर पता चलेगा कि फिर इस सिनेरियो में क्या रीज़नेबल प्लेस कहलाएगी. अच्छा जी, when time is not prescribed by promisor, Adil undertake to deliver 1000 kg of rice to Bilal. इसका मतलब टाइम डिसाइड नहीं हुआ, तो फिर जज साहब विल डिफाइन कि जी क्या टाइम है, एक दिन था, 2 दिन थे, महीना था, क्या था. When place is not prescribed, Adil undertake to deliver 1000 kg of rice to Bilal on a fixed day. Adil must apply to Bilal to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it. वही बात है कि अब अगर डिसाइड नहीं हुआ था तो फिर क्या रीजनेबल प्लेस है, उसकी कोई डिसाइड किया जाएगा. एंड इट मस्ट बी अ रीजनेबल प्लेस. ठीक है ना? मसलन आप बाद में डिफाइन कर दें, आपने एक गाड़ी सेल की और उन्होंने कहा कि जी चलें जी ये पेमेंट कुछ हमने ले लिया, बाकी गाड़ी आप ले जाएं, शाम में मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ी के अभी वो आपने ट्रांसफ़र लेटर देना होता है तो आप इतना इनसिक्योर नहीं होते. उसने कहा जी ओके ठीक हो गया. शाम को फ़ोन आया कि यार मैं यहाँ खड़ा हूँ लिबर्टी चौक के ऊपर, तो आप आओ अपने 50 लाख रुपया भी ले जाओ और मेरे से लेटर भी साइन करा लो. तो 50 लाख रुपए की डीलिंग के लिए लिबर्टी चौक पे खड़ा होना, इज इट अ रीजनेबल प्लेस? तो नो. तो कोर्ट ये सारे मामलात फिर देख रही होगी. जब हम कहते हैं ना इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो फिर कोर्ट इन सारे मामलात को देखकर डिसाइड करेगी कि ये रीजनेबल प्लेस थी, ये रीजनेबल प्लेस नहीं थी. ओके,
बस करें, आधा हो गया तकरीबन, हाफ हो गया, ओके ठीक हो गया, हाफ हो गया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन रह गया नहीं, वो एक टाइम इज एसेंस एंड टाइम इज नॉट एसेंस, वो एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा आपको बीच में, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक मजे का कॉन्सेप्ट भी मजे का। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह ताला, फिर यहाँ से आगे चलेंगे।